हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कास्तार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ओसीएम में आज चैप्टर नंबर 5, इसका कंपैरिजन मैं चैप्टर 2 से कर रहा हूं। मैंने कहा चैप्टर 2 में आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग रेगुलर बेसिस पे पढ़िए और अल्टीमेटली ओन वर्ड्स में ही आपको लिखना है। 15 मार्क्स का वेटेज है चैप्टर 2 का। कंपैरिजन में अगर चैप्टर 5 ले तो 10 मार्क का वेटेज है। और चैप्टर 5 में हमने देखा, कल मैंने आपको 3 चीजें बताई। वो आप देख रहे हो कि हमने कल बिजनेस, ई बिजनेस समझा। ई बिजनेस में 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस एंड लिमिटेशन करके। ठीक है, और फिर वो टाइप्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें बी टू बी देखा, बी टू सी देखा, राइट। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर सी टू बी, सी टू सी, बी टू ए और सी टू ए। एडमिनिस्ट्रेशन वाले ही प्रॉब्लम थे। बी टू ए बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल याद रखना। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना है, राइट, कोई रिक्वायरमेंट, कोई बोलते हैं ना अर्जी एक्सेप्ट करवाना है, ये जो गवर्नमेंट से जो डील हो रहा है उसे एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको आधार कार्ड निकालना है, पासवर्ड निकलवाना है, तो एग्जांपल लिखिए, आपके वो आंसर सही हो जाएंगे करके। दोस्तों, आज एक चीज बच रही है हमारे इस चैप्टर में, आउटसोर्सिंग। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। आउटसोर्सिंग में इसके खुद के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग का खुद का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। लेकिन उससे पहले आउटसोर्सिंग को समझिए, बहुत इजी तरीके से आपको आउट ऑफ 10 में से 10 मिल ही जाएंगे। 1 4 7 8 हम कर चुके हैं, 5th चैप्टर पे हम आए हैं। और आप देखिए आराम से, जिनका मराठी का पेपर है उनको लग रहा है सर एक दिन में कैसे होगा, आपको तब तो मैं इंपॉर्टेंस चीजें आपके सामने लेके आने ही वाला हूं। बट इतना कंटेंट आपके लिए रेडी है कि आराम से चीजें आपकी हो जाएगी, उतना देखा तो भी, ट्रस्ट मी। और आप ये 5 चैप्टर में भी 80+ जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव तो सबके करवा के ही दिए। उसके अलावा इसमें केपीओ, बीपीओ और जो एलपीओ आ रहा है, उसमें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है। जैसे आपको मैं एक शॉर्ट में बताऊं, अगर आपको समझना है तो देखिए, बीपीओ में ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, ये कुछ टर्म्स दिए हैं, ऑफशोर, ऑनशोर और नियर शोर। अभी ऑफशोर, ऑनशोर, नियर शोर, इसका मतलब क्या होता है सर? पहले आउटसोर्सिंग बताता हूँ, सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें लिखी है, तो नोट्स फॉलो करना बेटा ऐप में। ठीक है, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, वापस एक बार बताओ, एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे राजा, तो डाउनलोड करने के बाद आप जरूर अपने टैब सेक्शन में, मतलब ऐप, जो स्पेशल नोट्स, ये फ्री नोट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड्रॉइड फोन होना जरूरी है आपके पास, ठीक है। आईओएस पे ऐप है बट उतना ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, अब तक काम चल रहा है। तो एंड्रॉइड पे जो भी घर पे किसी के पास रहेगा तो प्लीज आइए, एक ही सी ऐप डाउनलोड कीजिए, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे और उसमें कैसे पढ़ना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों, बिना समय गवाए, अब आज इकोनॉमिक्स में हमने जो 7 बजे का सेशन लिया, उसमें एक चीज हमने कि नेशनल इनकम को कैसे डील करना है। अगर मिस कर दिया है सुबह का सेशन तो प्लीज वो देखिएगा। उसके बाद एसपी में चैप्टर 11 में इंस्ट्रूमेंट की मनी मार्केट को और इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। और आज हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के, सॉरी 5 के सेकेंड लेक्चर पे। बिना इस शॉर्ट में बता दूं, मतलब ये तो एक्सप्लेन करना ही मुझे, लेकिन जिन्हें ये नहीं समझा और आपने पढ़ा था फिर भी अगर आपको देखना है कि सर क्या फायदा होगा नोट से, तो समझिए बेटा, ये वर्ड्स है ऑफशोर। ऑफशोर मतलब क्या, देखिए एक मिनट से ये क्विकली बताता हूँ, फिर आउटसोर्सिंग पे होगा। ठीक है, आउटसोर्सिंग कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। आप अलग अलग कंट्रीज में जब अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम देते हो, उस एक्सपर्ट से सर्विस ले रहे हो, लेकिन वो आपके कंट्री में नहीं, और जैसे यूएसए की कंपनी इंडिया में क्या कर रही है कि टेलीकॉलिंग का सर्विस ले रही है, ठीक है। तो इसको कहेंगे ऑफशोर। ऑनशोर मतलब आप विद इन सेम कंट्री अपना काम किसी स्पेशलाइज एजेंसी को दे रहे हो, उसको ऑन शोर कहेंगे। और नियर शोर मतलब आप अपने नेबरिंग कंट्री को, जैसे नेपाल को आपने कोई काम दे दिया, ठीक है, तो इसको नियर नियर शोर मतलब नेबरिंग कंट्रीज। ये कीवर्ड आपके टेक्स्ट बुक में भी है बट बहुत बार वो नहीं समझता बच्चों को, ठीक है। तो एनीवेज, अब आउटसोर्सिंग पे आते हैं, उसके मीनिंग बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा करके। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हुए हैं, प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा 200 बच्चे लाइव है, 200, 215, 220 जो भी है, उतना लाइक का टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। बस एक मिनट आके आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे आइए। ओके, बढ़ा दीजिए तो नंबर बढ़ेगा तो आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट, किस बात का वेट कर रहे हो? चलो, यस सर, जिन्होंने लाइक किया बेटा भगवान भला करे और मार्क्स भी बढ़े, याद भी आए, कुछ बच्चे मजे रहे। चलो, आउटसोर्सिंग पूरा फोकस करिए बेटा, पूरे बेसिक से बता रहा हूँ और आराम से बता रहा हूँ, समझिएगा। और ऐसे भी आपके लिए स्मार्ट नोट्स है, क्या कीवर्ड है, लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, ओन वर्ड वाले, जिन्हें लगता है ना सर हमसे लर्न नहीं हो रहा है,
ये प्रॉब्लम है। तो आप इतना लिखोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलने ही वाले, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब आउटसोर्सिंग में क्या लिखना है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का नॉन कोर एक्टिविटी, नॉन कोर बिजनेस फंक्शन, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है। मतलब सर आप अपने मेन, अपने एक्सपर्टीज, जो आपका एक्सपर्टीज है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी के चीजों को आप क्या कीजिए, जो दूसरे लोग एक्सपर्ट है ना उसमें, उनको आउटसोर्स कर दीजिए। मैं कभी कभी पढ़ाते हो ऐसे एग्जांपल देता हूं कि घर में आपके किसी की शादी है, ठीक है, तो आपका एक्सपर्टीज है भाई वो शादी में एंजॉय करो, आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, बाकी सब चीजें, बैंड बाजा बारात, आप क्या करते हैं, किसी एक एजेंसी को हायर करके उन्हें आउटसोर्स कर देते हो। खाना बनाने का काम आप केटर्स को हायर करते हो, उन्हें आउटसोर्स कर देते हो, ठीक है, वो चीजें खरीदते नहीं। नो मतलब एक एक ऑर्गेनाइजेशन से हटके, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हटके एग्जांपल देता ताकि बच्चों को ध्यान में आए, उन्होंने वो चीजें देखी होती है कि सर हम वो सारी चीजें खुद नहीं करते, हम स्पेशलाइज व्यक्तियों को दे देते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने वो जिसमें एक्सपर्ट है वहां पे वो मेन फोकस करती है, और छोटे छोटे काम जैसे मॉल्स में जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स है वो मॉल वाले उन्हें अपॉइंट नहीं करते, वो जो सिक्योरिटी गार्ड का प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज होती है उनसे उन लोगों को हायर करती है, वो उनका यूनिफॉर्म देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो हमें कोई करने का झंझट ही नहीं है। बाकी सब जाने दो यार, मतलब ये तो डिटेल में हम बताते ही है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है, अगर पेपर में लिख रहे हो आउटसोर्सिंग के बारे में तो एक चीज याद रखना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस का कौन सा एक्टिविटी आउटसोर्स करती है, नॉन कोर बिजनेस फंक्शन। स्पेशलाइज एजेंसीज को क्या करते हैं, सौंप देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, नॉन कोर एक्टिविटी को सौंप देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आउटसोर्स। और पर्पस क्या है, फोकस ऑन कोर एरियाज बाय आउटसोर्सिंग टास्क लाइक सैनिटाइजेशन, सिक्योरिटीज एंड पेंट्री सर्विसेज। तो ये कुछ सर्विसेज हम लोग क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे, ताकि हम किस पे फोकस कर पाए, हमारे कोर एरिया पे, ठीक है। तो हम लोग वापस खाना वाना नहीं बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए, हमने दे दिया पेंट्री सर्विसेज को, हम लोग सिक्योरिटी गार्ड खुद अपॉइंट करेंगे, खुद उनको ट्रेन करेंगे, खुद, ऐसा नहीं करना है। जो ऑलरेडी एक एजेंसी है जो सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग देता है, उन्हें यूनिफॉर्म दिया है, उन्हें मैनर्स सिखाया है, उनसे हमने कुछ लोगों को हायर कर लिया। देखो आपने कभी कभी वो बॉडी गार्ड देखे रहेंगे, ठीक है, तो कोई इवेंट है तो आपको बड़े बड़े वो बॉडी बिल्डर दिखते हैं, और उसको बाउंसर्स कहते हैं। तो वो क्या है, वो उन्होंने एक एजेंसी से हायर किए हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो एनीवेज अब ज्यादा उसको डिटेलिंग में नहीं जाते सर, लेकिन कोई बच्चा पहली बार इस चैप्टर को देख रहा है या रिवीजन भी कर रहा है तो उसने सेम चीजें देखी रहेगी। एक चीज आपको ध्यान दे रहा है कि कौन से एक्टिविटीज को आउटसोर्स किया जाता है, नॉन कोर एक्टिविटी को, ऐसा क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है, ताकि आप लोग अपने कोर एरिया पे फोकस कर पाओ और जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो। इतना भी आपने लिख लिया तो आउटसोर्सिंग आपको समझ गया बेटा, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या फायदा है सर इसमें। आउटसोर्सिंग करोगे तो आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और आप फोकस कर पाओगे अपने मेन एक्टिविटी पे, और आप एक्सपर्ट का सर्विस ले रहे हो तो आपका काम एफिशिएंसी भी आपका बढ़ ही जाएगा। इसमें समझाते वक्त आप हम ऐसे बताते हैं कि कोई एम्प्लॉय को अगर आपने हायर किया, सपोज सिक्योरिटी गार्ड को, उसको आपको ट्रेन करना है, उसको आपको यूनिफॉर्म देना है, उसको 10 लोगों के रिक्रूटमेंट में एडवर्टीजमेंट करना है, कितना आपका टाइम जाता, और टाइम भी जाएगा, टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्स वेस्ट हुआ, सब जाता अगर आप खुद करते तो। रेदर देन आपने खुद कुछ नहीं किया, आप एक एजेंसी के पास गए जो स्पेशलाइज थे, जिसने एक्सपर्ट लोग, ट्रेनिंग का उनका सेंटर ही है कि वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, हम आपको जो चाहिए वो बाउंसर सब प्रोवाइड करेंगे। तो आपने उस एजेंसी से कांटेक्ट किया, जितने लोगों का रिक्वायरमेंट था उन्होंने ट्रेन पर्सन आपको दे दिए, जिससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ठीक है। देखो फैसिलिटीज इन मॉल, ऑफिस एंड हाउसिंग सोसाइटी, जैसे कैंटीन दे देते हैं, सैनिटाइजेशन हो गया, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, ये बार बार आपको आउटसोर्सिंग में लिखना है। इवेंट मैनेजमेंट हो गया, वेडिंग्स, एनिवर्सरी, बर्थडेज, जिसमें आप लोग सिर्फ एंजॉय करते हो, मजे करते हो, बाकी मैनेजमेंट का सारा काम ये लोग देख लेते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, आउटसोर्सिंग हो गया, इतना याद रखिए। नीड क्या है आउटसोर्सिंग का, तो आपको स्किल, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइज लोग मिलेंगे। आपने अगर वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, आपने किसी को ये इवेंट दे दिया, कभी तो एंकर भी बोलते हैं, देखो आपके घर वालों को बोलने की जरूरत नहीं, वो एंकर बहुत अच्छा इवेंट को एंटरटेन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, डिजाइनर ने बहुत अच्छे से, जो सजाने वाले लोग हैं उसने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है, तो इवेंट में चार चांद लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो आउटसोर्सिंग का नीड क्या है भाई, कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलता है, जिस चीज में जो लोग एक्सपर्ट है वही आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। ग्लोबल कंपटीशन, फोकस ऑन कोर एक्टिविटी टू इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है ना, आजकल ग्लोबल लेवल, मतलब इंडियन एक कंट्री के लोग अपने आप से तो कॉम्पीट कर ही रहे, बट इधर उधर के कंपटीशन दुनिया से भी लोग आ रहे हैं। तो आपको अपने कोर एक्टिविटी में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। तो जो नॉन कोर एरिया है उससे आपको लोगों को सौंपना ही पड़ेगा। देखो क्या होता है बेटा, आपने फोकस करना है कोर एक्टिविटी पे, आउटसोर्सिंग का बस लैंग्वेज समझिए उसी का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है,
ठीक है, आपको कोर एक्टिविटी पे फोकस करना जरूरी है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी फोकस करना जरूरी है, ताकि आप लोग अपने कंपटीशन में सरवाइव करो। एंड इफिशिएंसी, नॉन कोर टास्क आर असाइन टू स्किल फर्म इनहांसिंग ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जिसमें आपका एक्टिव एफिशिएंट एक्सपर्टीज नहीं है और जो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उन नॉन कोर टास्क को आप असाइन कर देते हो स्किल फर्म में, ताकि आपका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। कोर एक्टिविटी में तो आप मेहनत कर रहे हो, नॉन कोर एक्टिविटी में कोई स्किल फर्म मेहनत कर रहा है, तो दोनों जगह से आपका ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट दे रहा है। इतना कंटेक्स्ट है आउटसोर्सिंग का। समझ में आ रहा है बेटा? इतना तो आप लोगों को अगर आउटसोर्सिंग करना है तो इसमें से भी आपने देखा तो भी आपका एक बहुत हद तक काम कंप्लीट हुआ। आप अपने ओन वर्ड में लिखे, नॉन कोर और कोर एक्टिविटी पे फोकस कीजिएगा, तो भी आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है? यस और नो? यस। चलो, चलो, अब आगे जाते हैं। अब इसमें दो सवाल हो गए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ये स्पेसिफिकली कैसे आएगा बेटा कि एक्सप्लेन द एडवांटेज, व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्सिंग एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। और दूसरा रहेगा व्हाट डू मीन बाय आउटसोर्सिंग एंड एक्सप्लेन द डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। अगर आप कंसेप्चुअली समझते हो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको लिखना। एडवांटेज में पहला क्या है दोस्तों? एडवांटेज कि आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा। अब आप बोलोगे कॉस्ट कैसे रिड्यूस होगा सर, बताइए। सुनो, रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, सेविंग ऑन ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। मैंने जैसे कहा था कि आपको अगर कोई इंप्लॉय चाहिए, है ना, तो उस इंप्लॉय को, जैसे आपको चाहिए स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। अगर आप आउटसोर्स नहीं करते तो हो सकता है उसको आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ता, ट्रेनिंग देना पड़ता, सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता कि हमको इतने लोग चाहिए। उसके लिए फिर एचआर डिपार्टमेंट अपॉइंट करना पड़ता जो उनका इंटरव्यू लेता, तो कितना टाइम जाता, चाय पानी नाश्ता, बहुत खर्चा हो रहा था। ये आउटसोर्सिंग ने रिड्यूस किया। कॉस्ट क्यों रिड्यूस किया? क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसी संस्था है जो इसमें काम कर रही है, लोगों को ट्रेन कर रही है, सब कुछ मैनर्स मैनर्स सिखाना, सब कुछ अपॉइंट करना, रिक्वायरमेंट सब कर रहे हैं वो। आपको क्या करना है? बस फोन करना है भाई कि हमें 4 बंदे भेज दीजिए, आपका जो खर्चा होगा हम दे देते हैं। तो इससे आप लोगों का बाकी का टाइम और कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या होगा बेटा? स्टिमुलेट ग्रोथ, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। ये बहुत सही बात है। आप देखिए जरा कि इससे क्या हो रहा है कि हर लोग, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है सर। आप अपना काम दूसरों को दोगे तो कुछ तो रोजगार क्रिएट होगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो रहा है, नए लोग नए नए बिजनेस प्लान कर रहे हैं। फिर कभी सोचा नहीं रहेगा कि हम लोग हम लोग क्या कर सकते हैं सर कि एजेंसी में, मतलब जो रिटायर्ड लोग हैं, बहुत बार आपने देखा रहेगा कि बैंक के बाहर या किसी ऑफिस के बाहर एक बुजुर्ग लोग या ऐसे थोड़े एजेड लोग बैठे होते हैं, बंदूक वगैरह लेके आते हैं, है ना, अगर बैंक के पास यूजुअली होता है रिटायर्ड। तो उन लोगों को काम चाहिए, आपने क्या किया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो उन लोगों को जॉब मिलेगा, आपको ही पैसा मिलेगा और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। बस ये पॉइंट अगर आपको नहीं आता तो भाई थोड़ा इसे स्किप कीजिए, आगे बढ़िए। पावर, लोअर मैन पावर कॉस्ट, एक्सेस टू लोअर लेबर कॉस्ट कंपेयर टू होस्ट कंपनी। देखो बेटा, अगर आप होस्ट कंपनी मतलब खुद वो सारी काम करते तो आपको ज्यादा खर्चा लगता। ठीक है, जैसे शादी वाला एग्जांपल याद रखो। आपको अगर इतने लोगों का खाना बनाना है, अब सारे बर्तन थोड़ी खरीदते हो, आप क्या करते हो, वो कैटरिंग वाले को आउटसोर्स करते हो। इससे समझो, आपको बहुत याद आएगा, वो कॉर्पोरेट वाला एग्जांपल छोड़ दो, आप वो शादी वाला एग्जांपल याद रखो। ठीक है, वो जगह जहां पे शादी हो रही है, वो तो आपने वो भी आउटसोर्स किया है ना, लोगों को बैठने के लेके, सजावट से लेके सब आपका कुछ नहीं, आप सिर्फ वो सर्विस ले रहे हो। कोई एक्सपर्ट वो सब मैनेज कर रहा है। अगर खुद करते तो कॉस्ट नहीं लगता। हाँ सर, तो ये एडवांटेज है, आपका मैन पावर कॉस्ट कम हो गया। कैटरिंग में कितने लोग रोज, वो कितने लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड, वो आपको अपॉइंट नहीं करना पड़ा, आपने बेसिक कॉस्ट दिया, बाकी वो देख रहा है, तो मैन पावर कॉस्ट कम हो गया। एक्सेस एक्सपर्टीज, स्किल प्रोफेशनल प्रोवाइड हाई क्वालिटी सर्विस विद फेवर एरर्स। खुद करते तो बहुत ज्यादा गलतियां होती। आपने जो अपना नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स किया, वो एक्सपर्ट लोगों को आउटसोर्स किया है, प्रोफेशनल लोगों को आउटसोर्स किया है, जिससे क्वालिटी बढ़ गया और आपकी गलतियां कम हो गई। फिर फोकस ऑन कोर एरिया, ये वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है जो आपको पहले लिखना है। ठीक है, रटना तो नहीं, क्योंकि 1478 में ऑलरेडी टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या याद रखें, यहाँ पे याद रखो, ये एग्जाम्पल कुछ अपने मन से भी लिख लोगे, कंसेप्चुअल लेके ना, कुछ भी नहीं लिखने का। कि एडवांटेज क्या है आउटसोर्सेस का, कि कंपनीज कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन कोर फंक्शंस लीडिंग टू हायर प्रॉफिट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी क्या कर पा रही है, अगर उसने नॉन कोर एरिया को आउटसोर्स कर दिया
तो अपना पूरा फोकस अपने मेन एक्टिविटी पे दे पा रहा है, जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ेगा। तो ये एडवांटेज है, ये अच्छा एडवांटेज है जो आप लिख सकते हो। रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, देखो भाई इन्वेस्टमेंट कैसे रिड्यूस होगा। आपने शादी का एग्जांपल याद रखिए, आपको पता है कि जो दूल्हा है उसको घोड़े पे बिठा के घुमाना है पूरे गांव में, तो घोड़ा थोड़ी ना खरीद रहे हो आप, हॉर्स थोड़ी ना खरीद रहे हो आप, तो उसे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 2-5 हजार देके सर्विस ले रहे हो। ठीक है, अगर हॉर्स खरीदते तो कितना खर्चा लगता। उसी तरह से आउटसोर्सिंग, यही तो गेम है बेटा, कि सेव्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको शादी के लिए जगह नहीं लेनी, बस ऑलरेडी बनाई बनाई इस पे जाके आप काम कर रहे हो। आपको खाना बनाने के लिए इतने हजार लोगों का बर्तन नहीं खरीदने, आप कैटरिंग वाले को आउटसोर्स कर रहे हो, वो खुद के बर्तन ला रहे, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेक्नोलॉजी पे, सॉफ्टवेयर पे जो भी आपका कि एक्स्ट्रा खुद खरीदना पड़ता, वो आप किसी और को आउटसोर्स कर रहे हो, तो अपने अपने चीजों को वो इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आपको बस बेसिक कॉस्ट देना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। ये वन ऑफ द एडवांटेज है आउटसोर्सिंग का। और ये तो आप लिख ही दोगे, है ना, कि अगर कोर एक्टिविटी पे फोकस किया तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। कितना सिंपल एडवांटेज, कि इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इन कोर बिजनेस एक्टिविटी। घुमा फिरा के देखो, ये शब्द बार बार याद आ रहा है। ओके, इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इन नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो आप लोगों ने मेन चीज आपके कोर एरिया पे ध्यान दिया, जिन्हें आउटसोर्स किया है उन्होंने नॉन कोर एरिया पे ध्यान दिया, तो आपकी दोनों चीजें बेस्ट चल रही है। तो जिसका ओवरऑल फायदा किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा, और उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। थोड़ा स्पीड लग रहा है बेटा, तो मैं अपन कुछ नहीं कर सके, थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा, अपने को सिर्फ ओवरव्यू लेना है। और ये फिफ्थ चैप्टर को इतना वक्त नहीं दे सकते, क्योंकि हमें एक दिन पहले या 2 दिन पहले 4, 8, 7, 1 इसको अच्छे से कर लेना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। और फिफ्थ छोड़ने से अच्छा अब इस लेवल पे काम करोगे तो भी चलेगा। और नॉलेज शेयरिंग, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड बेस्ट प्रैक्टिस, बूस्टिंग गुडविल। एक दूसरे के साथ जब हम लोग मिलेंगे तो नॉलेज शेयर होगा, हमें समझेगा काम कैसे किया जाता है ना। हम एक्सपर्ट सर्विस लेंगे तो एक्चुअली ये वर्क भी इस तरीके से होता है, ये हमें कुछ पता चलेगा, उन्हें कुछ नई बातें पता चलेगी। तो दोनों एंगल से होता है, बट इतना आपको नहीं लिखना है, अब आपको कोर बातें बता दो, आईएमपी पॉइंट बता देता हूँ। जैसे आप एडवांटेज लिखोगे, तो कुछ आईएमपी पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में भी उतने हाईलाइट करना। 4 मार्क्स के लिए सवाल आएगा, 8 मार्क्स के लिए तो कोई संबंध है नहीं, तो इतने 8 पॉइंट्स लर्न नहीं करने बेटा। मैं आपको जितना हाईलाइट करा रहा हूं उतना देखिए। सबसे पहले इजी है, कॉस्ट का रिड्यूस होना। दूसरा है आपका फोकस होगा कोर एरिया पे। तीसरा है आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। चौथा है इफिशियंसी बढ़ जाएगा। नॉलेज शेयरिंग लिखना है तो पांचवा ये लिखो, नहीं तो इनमें से कोई तो एक लिख लेना, कि आपको एक्सपर्ट सर्विस मिल रहा है ना, जिनको आप दे रहे हो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है। कैटरिंग वाले को दे रहे हो तो एक्सपर्ट है, 1000 लोगों का खाना स्वादिष्ट कैसे बनेगा उसे पता है, आप नहीं जानते हो। तो ये 4-5 पॉइंट लिखेगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। इतना लिखिए, इतना समझा बेटा, बाकी कुछ नहीं। और मार्क्स मिलेंगे सर, भरोसा रखो मिलेंगे। मीनिंग लिख लिया आपने आउटसोर्सिंग का, एडवांटेज लिख लो, खत्म। डन बेटा, 200 लाइक्स के करीब है हम लोग, उससे में टेंशन मत लो। इतना करो तो भी चले, वो इशू आपका सॉल्व हो जाएगा और पढ़ाई हो जाएगी अच्छे से। इतना एक बार देख लो एडवांटेज, फिर डिसएडवांटेज पे जाओ। बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे हो उम्मीद है। और इको में जो सुबह 7 बजे से लेके जुड़ा है बेटा, एक चीज तो आपको समझ में आ गया है कि पढ़ाई होगी और अच्छे से होगी। फरवरी का महीना है, तारीख है आज के 7, ठीक है। और हम लोग देखो, कल का भी ज्यादा नहीं, आधे घंटे का सेशन था, सिर्फ हाफ एन आवर। और आज आप देखोगे तो आज आधे घंटे के करीब होगा, मतलब 1 घंटे में ये वाला चैप्टर होता है। हाँ, जो हमने कोर चैप्टर थे ऑलरेडी कर दिए बेटा, तो बाकी इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप समझिए। दोस्तों, एक सवाल आएगा, डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। एडवांटेज तो सबको आते हैं, डिसएडवांटेज आ गया तो क्या लिखे सर, ये लिख लेना बेटा डिसएडवांटेज में, कि सबसे पहला है लैक ऑफ फोकस। वेंडर सर्विंग मल्टीपल क्लाइंट मे नॉट फोकस फुल्ली ऑन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग पोटेंशियल इशू। ये समझाता हूं क्या है। आपने सपोज ये एक सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अपना एक छोटा सा काम, फॉर एग्जांपल पेपर चेकिंग, ठीक है,
हमको लगा एक PQR करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेपर चेकिंग सर्विस देती है ताकि हम पढ़ाई पे ध्यान दे पाए और बच्चों का पेपर भी क्वालिटी चेक हो। तो ये काम हमने किसी एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन को देने का सोचा। अब ये ऑर्गेनाइजेशन AKCA को भी सर्विस दे रही है, सपोज जय सर के स्काई को भी सर्विस दे रही है, उसके बाद हेमल सर को भी सर्विस दे रहा है, उसके बाद सबको, मतलब जितने भी टीचर है सबको एक ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि हम सब उस पर डिपेंड है, बट वो क्या कर रहे हैं, मल्टीपल उस पर लोड बढ़ गया। तो हम चाहते थे एक्सपर्ट सर्विस, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने झोल कर दिया, वो उन पे लोड बढ़ गया और हमारा क्वालिटी पे फोकस ही नहीं रहा। तो ये डिसएडवांटेज है ना। जो वेंडर है, वेंडर मतलब जिसको हमने हमारा काम आउटसोर्स किया था, सर्विंग मल्टीपल क्लाइंट, वो सबको सर्विस दे रहा है, मुझे भी, जय सर को भी, हेमल सर को भी, सबको। तो अब क्या हो गया कि वो फोकस नहीं कर पाया सिंगल ऑर्गेनाइजेशन पे और इससे पोटेंशियल इश्यू है। पॉइंट समझ रहा है क्या बेटा आपको, एवरीबडी? यस और नो? हाँ या ना? बेटा स्टार्टिंग से देख तो समझेगा, झंडू बाप बीच में से मत चालू कर। अभी चालू करेगा तो नहीं समझेगा। लेक्चर लाइव है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां से जुड़ेगा, स्टार्टिंग से देख। ढोकले लेट आया, अभी जुड़ेगा तो काय को समझेगा? आउटसोर्सिंग का मतलब नहीं पता तेरे को, ये कैसे समझेगा? ठीक है, तो पहला पॉइंट डन हो गया। दूसरा, तो एडवांटेज में बोलना लैक ऑफ फोकस, किसका? वेंडर्स का। अब आपको समझा के बता रहा हूं। दूसरा, सिक्योरिटी रिस्क, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में बी लीक और मिस हैंडल बाय थर्ड पार्टी। क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नॉन कोर एक्टिविटी भले, लेकिन वो थर्ड पार्टी के हाथ में दे रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर रहे हो सकता है वो लीक कर दे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये डिसएडवांटेज आउटसोर्सिंग का कि आपका इंफॉर्मेशन में भी लीक हो जाए। ठीक है। नाउ थर्ड, डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, मतलब क्या सर? देखिए, प्रॉब्लम सच एज डिले डिलीवरीज एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कैन अराइज। मतलब हम तो ये सोच के बैठ गए सारे टीचर्स कि अरे हाँ, पेपर चेक हो जाएगा टाइम पे, बच्चों को मिल जाएगा। बट उन्होंने मल्टीपल क्लाइंट लेके रखे और बच्चों को टाइम पे चेक करके ही नहीं दिया। तो हम तो पढ़ा रहे, बट पेपर टाइम पे चेक होके नहीं मिल रहे। तो हम कोर एक्टिविटी में टॉप पे, लेकिन हमारा नॉन कोर एक्टिविटी, मतलब पेपर चेकिंग भी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को मार्क्स भी तो पता चलने चलने चाहिए, बट उन्होंने क्या किया, डिले किया। तो ये डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम खराब हो गया। क्योंकि ये डिसएडवांटेज याद रखो बेटा, आपको थर्ड पार्टी पे रिलाय होना पड़ रहा है, डिपेंड होना पड़ रहा है। एडवांटेज तो सिंपल है, आप लिखोगे, बट बहुत बार बच्चों को डिसएडवांटेज अपने हिसाब से लिखते नहीं आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहला है कि लैक ऑफ फोकस। तो क्या लिखना है? आपके फोकस की बात नहीं चल रही हो, थर्ड पार्टी जिसको आउटसोर्स किया है, मल्टीपल क्लाइंट हैंडल कर रहा है। फिर सिक्योरिटी रिस्क, आपने अपना मेन इंफॉर्मेशन शेयर किया है, वो लीक हो गया तो डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस। फिर एथिकल कंसर्न, आउटसोर्सिंग में लीड टू लॉस ऑफ डोमेस्टिक जॉब व्हेन फंक्शन आर कॉन्ट्रैक्टेड अब्रॉड। देखो भाई, एथिकल बात क्या है इसमें समझिए, समझिए और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, आपने अपने देश में लोगों को रोजगार देना चाहिए, जबकि बहुत बार क्या होता है, हमें वो सर्विस इंडिया में मिलती ही नहीं। हम लोग कहां पे आउटसोर्स करते? अब्रॉड। अगर हमने अब्रॉड में लोगों को काम दिए, मतलब सोचो ना, अपने देश में रोजगार की कमी और आप बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हो, तो एथिकल इश्यू हो गया। आउटसोर्सिंग में लीड टू लॉस ऑफ डोमेस्टिक जॉब, भारत के जॉब चले जाएंगे और किसको मिलेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड टू अब्रॉड, आप अब्रॉड में दे रहे हो। ऐसे बहुत बार आपने सुना रहेगा, आपके बड़े भाई बहन रहेंगे ना, तो बहुत बार वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और वो आपको कहते हैं कि यूएस बेस्ड कंपनी है। यूएस बेस्ड कंपनी मतलब कंपनी वहां की, वो इंडिया में बैठ के उनको सर्विस दे रहे। तो सोचो, यूएस को ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने तो आउटसोर्स कर दिया भारत में सर्विस, तो उनके आके जॉब गए। दैट इज एथिकल कंसर्न में ये वाला पॉइंट लिखना है, बस इतना नोट्स में पड़ेगा एक दिन पहले आप लोगों को। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है बेटा? तो झंडू बाम बच्चे बोल रहे आवाज नहीं आ रहा, ये स्पैमर रहेंगे। ध्यान, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ठीक है। कंसंट्रेशन तोड़ना चाहते हो, ढोक लो, यहाँ पे ध्यान दो। एनीवेज, तो एथिकल कंसर्न में आपको क्या लिखना है बेटा, कि आप लोगों को देखो, ये इतना भी कर लोगे तो आपको नहीं लगता मार्क्स मिलेंगे? छोड़ना क्यों चैप्टर, अच्छा है भी कर लो। और याद नहीं रह रहा है तो फिफ्थ को क्यों, 10 मार्क्स का ऑलरेडी 74 झोली में है, 10 और ऐड कर लो, खत्म ना, 80 चाहिए। और अदर डिसएडवांटेज है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया। लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप, जब इंडिया और यूएसए की बात चल रही, जब यहाँ पे सुबह है वहां पे शाम रात है ना, बातचीत ही नहीं हो पा रही है हमारी और उनसे, टाइम मैच नहीं हो रहा है।
पुअर क्वालिटी एंड डिले इन सर्विसेज, तो ये सारे अदर डिसएडवांटेज है। बस बेटा अगर डिसएडवांटेज आ गया ना, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 5 में से या 4 में से 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग के जनरल डिसएडवांटेज बताइए क्या है? कि लैक ऑफ फोकस, उसके बाद रिस्क हो जाएगा सिक्योरिटीज का, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस, एथिकल कंसर्न और अदर डिसएडवांटेज। इतने पॉइंट आप देखिएगा और मुझे बताइए, एक बार सामने से सामने पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो, 1 2 3 4 5। डन? क्या बोलो, कमेंट करना। कल का लेक्चर आधे ही घंटे का था, आज हमने ऑलमोस्ट 25 मिनट में दो में आउटसोर्सिंग समझ लिया है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ लिए। चैप्टर को छोड़िएगा मत, इस चार्ट से करिएगा और अपने ऐप में ये सारी बातें है करके। समझ में आ रहा है? यस और नो? डन डन डन, कमेंट करो सर, जिनका पढ़ के हो गया डन करो। यश, डन एंड क्लियर सर, वेरी गुड। ओके, डन सर। बीपीओ केपीओ एलपीओ अब वही चालू होने वाला है बेटा, ये तो कर लो। 4 मार्क्स के लिए आएगा बेटा, एडवांटेज डिसएडवांटेज 4 मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बीपीओ केपीओ शुरू कर रहा है। डन। भाई तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम रहेगा, जिसके आप आवाज अटक रहा है। एक के बंदे को इश्यू आ रहा है, ढोकले झाले सर। चला पुढे जाऊ आता दोस्तो मित्रांनो, आता आपण फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग बघू, ज्याच्यामध्ये आपला चॅप्टर आता संपून जाणार आहे, काहीच टेन्शन नाही। आणि कृपया करून कमेंटवर लक्ष नका देऊ, डिस्ट्रैक्शन होना। कुछ बच्चे जानबूझ के उनकी पढ़ाई होगी, आपका डिस्ट्रैक्शन करवाना चाहते हैं जो पढ़ रहे हैं। लाइव में ये एक दिक्कत होती है, तो कमेंट को ऐसे कैंसिल करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे तो भी अच्छा कर पाओ। दोस्तों अभी फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग है, फॉर्म जिसमें हम देखते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, फिर होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग और फिर होता है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ, केपीओ, एलपीओ। बहुत बार इस पे सवाल, डिफरेंस बिटवीन में भी एक ही है जो टेक्स्ट बुक में हमें करना है, बट बच्चों को समझता है नहीं क्योंकि उन्हें पहले आउटसोर्सिंग ही नहीं समझा। फिर वो बीपीओ केपीओ क्या समझेगा सर? अब आपको आउटसोर्सिंग थोड़ा बहुत समझा है, नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे, अब हम देखते हैं बीपीओ। इसी चार्ट्स में से पढ़ना सर हो जाएगा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग टास्क टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर टू रिड्यूस कॉस्ट। आपको कॉस्ट रिड्यूस करना है तो आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को अपना टास्क आउटसोर्स करो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केपीओ इज स्पेशलाइज नॉलेज बेस्ड सबसेट ऑफ बीपीओ, तो ये एक बार ऑब्जेक्टिव आ जाता है, देखो कि बीपीओ का फुल फॉर्म पता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बट ये जो केपीओ है ना, केपीओ ये किसका सबसेट है बेटा? बीपीओ का सबसेट है। आईएमपी कीजिएगा, केपीओ ये किसका सबसेट है? बीपीओ का। अब सर ये क्या है, चलो मीनिंग देखते हैं। बीपीओ refers to contracting specific business process to external organization to reduce cost। बार बार वही चीज घूम रही है, बार बार वही चीज घूम रही है कि आप एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को अपना जो बिजनेस का नॉन कोर एक्टिविटी हो वो सौंपते हो, ताकि आपका कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस, एंड आपका एफिशिएंसी बढ़ जाए। लैंग्वेज ध्यान में आ गया, कुछ बड़ी बात नहीं है, एडवांटेज डिसएडवांटेज पे हमें फोकस करना है। बट केपीओ बीपीओ में एक ही चीज याद रखनी कि हमें क्या करना है बॉस, हमें हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करती है ताकि उनका कॉस्ट रिड्यूस हो और एफिशिएंसी बढ़े। एग्जांपल कस्टमर केयर सेंटर, कॉलिंग वगैरह। आपने अपने मार्केटिंग करनी है, आपको बहुत ऑर्गेनाइजेशन से क्लासेस से फोन आते होंगे कि हमारा क्लास है, हमारी संस्था है, यहाँ पे आइए, करियर गाइडेंस लीजिए। तो ये क्या था, ये वो क्लास वाले नहीं करते, उन्होंने एक्टिविटी को आउटसोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी को, कॉल सेंटर को। बिजनेस का प्रोसेस आउटसोर्स किया है, एक छोटा सा नॉन कोर एक्टिविटी, बस इतनी सी बात है। मीनिंग एकदम सिंपल था, ऑफशोर मैंने बता दिया। अगर आप दूसरे कंट्री में अपना बिजनेस का प्रोसेस कोई काम आउटसोर्स कर रहे हो, कहां पे बेटा? दूसरे कंट्री में। आउटसोर्सिंग टू कंपनी इन डिफरेंट कंट्रीज, उसे ऑफशोर कहा जाएगा। ऑनशोर मतलब क्या? विद इन सेम कंट्री आपने आउटसोर्स किया। आप महाराष्ट्र में रहते हो, भारत की कोई जम्मू कश्मीर की कंपनी, उसे आपने काम दिया लेकिन भारत में ही आउटसोर्स किया, उसे ऑनशोर कहा जाएगा। और नियर शोर मतलब क्या? आपने नेबर कंट्री को आउटसोर्स किया, नेपाल को कोई काम दिया, उसे नियर शोर कहा जाए। कंसेप्ट क्लियर बॉस? ठीक है।
दो ही सवाल रहते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोस्तों, क्योंकि आपने आउटसोर्सिंग के एडवांटेज देखे मेन, आराम से अपने ओन वर्ड में लिखते आ जाएगा। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी आपका इंप्रूव हो जाएगा, कोई नहीं अपने वर्ड में लिखो। बीपीओ का एडवांटेज क्या है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूव, स्किल प्रोफेशनल इनहांस, टास्क एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आप लोग अपने कोर एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो और बाकी जिन्हें आउटसोर्स किया है वो उस एक्टिविटी को अच्छे से कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इंप्रूव। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, एफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि सब एक्सपर्ट लोग हैं तो कोई भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो जितना हो सके उतना बेस्ट टू बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। कॉस्ट रिडक्शन, ये तो हमने नॉर्मल भी देखा था सर, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। बीपीओ में भी एडवांटेज लिखे क्या? चलेगा, लिखो कि सिग्निफिकेंट आपका सेविंग होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है। और इंप्रूव एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सेस टू स्किल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर, जिससे डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होने वाला है, तो एचआर भी, ह्यूमन रिसोर्स भी आपका अच्छे से डेवलप होगा और इंप्रूव होगा। तो 4 पॉइंट याद रखिएगा, बीपीओ के एडवांटेज, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा और आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव मैन पावर आपको मिल पाएगा। 4 पॉइंट देखिए एडवांटेज ऑफ बीपीओ, पढ़ लीजिए और हो गया तो बोलिए डन सर करके। फिर डिसएडवांटेज देखो, बीपीओ खत्म ना, फिर डिफरेंस देखेंगे। हो गया क्या? बोलो, डिसएडवांटेज के 3 ही पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है और मैं समझाऊंगा, आप लिख भी पाओगे। आपको समझा ना, ऑफशोर, ऑनशोर, नियर शोर। ऑफशोर मतलब आपने अपने आपका कंट्री, इंडिया में आपका कंपनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया में काम दिया, इसे ऑफशोर कहेंगे। इंडिया में आपका कंपनी है, आपने नेपाल को काम दिया, नियर बाय साइड वाला कंट्री, नियर शोर। और आपने इंडिया में कंट्री और इंडिया में आउटसोर्स किया, उसे ऑनशोर कहेंगे। डन डन, यस सर। प्रगति, आफरीन, नूर। और आया एडवांटेज तो बच्चे बोलते हैं आम्ही तो बीपीओ केलंच नहीं, क्या लिखना है भाई? आउटसोर्सिंग की भाषा लिखनी है तुझे और लिखो, मिल गए मार्क्स। तो जो छोड़ के जाने वाले थे उनको एक चीज तो बता दो कि इतना लेक्चर देख लो तो भी काम हो जाएगा। डिसएडवांटेज हमने देखे ना अभी, नॉर्मल डिसएडवांटेज याद है आउटसोर्सिंग के, है ना? रिस्क था, बहुत सारी बातें थी, सिक्योरिटी इश्यूज था, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस था। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहला, कम्युनिकेशन इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप। ये तो नॉर्मल डिसएडवांटेज भी था आउटसोर्सिंग का। आपने ऑस्ट्रेलिया में आपका काम आउटसोर्स किया, आप इंडिया में रहते हो, कभी मैचेस भी देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे दिन है वहां पे रात है, बात ही नहीं हो पा रही, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, लैंग्वेज का बैरियर से बहुत दिक्कत है सर। हमें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें हिंदी नहीं आती, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। तो ये देखो, कम्युनिकेशन का इशू, टाइम जोन का इशू, डिफरेंट टाइम जोन, क्या हो रहा है? चैलेंज इन कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द टाइम जोन। टाइम जोन मतलब वही है कि यहाँ पे इंडिया में दिन है, ऑस्ट्रेलिया में रात है। और लॉस ऑफ कंट्रोल, पोटेंशियल लॉस ऑफ प्रोजेक्ट कंट्रोल ड्यू टू एरर्स एंड टाइम डिफरेंस। और इससे क्या हो रहा है? आप कहोगे टेलीकॉलिंग करो, आप सुबह कॉल करने बैठे, वहां पे रात है, तो नींद खराब करोगे लोगों की। भावनाएं समझिए, आपको हेडर्स बता रहा हूं सब। डिसएडवांटेज में 3 चीजें लिखिए, कम्युनिकेशन इशू, टाइम जोन का डिफरेंस और लॉस ऑफ कंट्रोल। और आपने और वो मिस बोलते ना क्या, सिक्योरिटी कंसर्न वाला पॉइंट लिखा तो भी चल जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, चेकर आपको मार्क्स दे देंगे बेटा, क्योंकि आप सही लाइन पे लिख रहे हो आंसर। 250 लाइक के खरीद, बस खत्म। एक बार ये देख लो, चलो इतना देख लो, खत्म। टेक्स्ट बुक में भी जाना, बीपीओ इज ओवर, बीपीओ इज ओवर। छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है बेटा, लेक्चर देख के कर लोगे, खत्म। और 2 ही चीज बती, फिर चैप्टर ओवर तुम्हारा। केपीओ, केपीओ का फुल फॉर्म है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और इसमें एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखोगे बेटा? कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऑब्जेक्टिव में आता है। ये देखो कि ये जो केपीओ है, ये क्या है? सबसेट है किसका? बीपीओ का। ये फोकस करेगा आउटसोर्सिंग ऑफ हाई लेवल नॉलेज बेस्ड टास्क। बस इतना अगर आप लिख लेते हो ना, बाकी पूरा सेम लिखना, पूरा सेम लिखना। बीपीओ और कैपीओ में क्या फर्क है? बीपीओ आउटसोर्स कर रहा है, इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक टर्म नहीं था। केपीओ भी बिजनेस प्रोसेस से आउटसोर्स कर रहा है, बट कौन से बिजनेस प्रोसेस? जहां पे हाई लेवल और नॉलेज बेस्ड टास्क इन्वॉल्व है, छोटे मोटे नहीं, एकदम की टास्क तुम दे रहे हो, नॉलेज जिसमें दिमाग लग रहा है, उसमें क्या कहेंगे? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन्वॉल्व आउटसोर्सिंग कोर फंक्शन, या आईएमपी कीजिए। यूजुअली हम नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं,
नॉन कोर फंक्शन आउटसोर्स करते हैं, बट नॉलेज प्रोसेस में आप लिखना, क्योंकि हाई लेवल काम आप आउटसोर्स कर रहे हो तो कोर फंक्शंस होते हैं, ऑफन रिलेटेड टू क्रिटिकल बिजनेस एक्टिविटी, थर्ड पार्टी प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज। ठीक है, बस ये दो चीजें बेटा केपीओ में याद रखना, 2 से 3 पॉइंट। जो बच्चे अभी देख रहे हैं प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए बेटा। सबसे पहले केपीओ में क्या लिखना है, एक मिनट से, केपीओ में आपको लिखना है ये सबसेट है बीपीओ का, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें हाई लेवल और नॉलेज बेस्ड टास्क को हम आउटसोर्स करते हैं। और तीसरा, यूजुअल ये कोर फंक्शंस होते हैं। ये 3 पॉइंट समझा केपीओ का, इतना लिखते आएगा अभी। हाँ, मीनिंग वही है, मीनिंग में भी केपीओ इन्वॉल्व outsourcing tasks require advanced skill and expertise. This function are very important for companies value chain and are outsourced to specialized provider that add values. केपीओ कैन बी ऑफशोर और ऑनशोर। ऑफशोर समझा अभी? ऑफशोर मतलब क्या? एक कंट्री दूसरे कंट्री को दे सकते हैं सर्विस या ले सकते हैं, उसे ऑफशोर कहेंगे। और ऑनशोर मतलब क्या? विद इन कंट्री। अब ये भाषा समझ में आ रही है आपको, ऑफशोर ऑनशोर? तो इतना लिखिएगा, आपको इतना मीनिंग इंट्रो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। पहले 3 पॉइंट लिखो और ये ऐड कर देना, केपीओ ऑफशोर भी हो सकता है, ऑनशोर भी रहेगा। अब चेकर को लेगा कितना होशियार बच्चा है, कितना डिटेल में पढ़ा है, उन्हें क्या पता। और हम वो बच्चे हैं कुछ दिन पहले पढ़ के भी आउट ऑफ मार्क्स लाते हैं, और लैंग्वेज भी सही हो रहा है। आर्यन तांबे वो डन। इतना समझा क्या? केपीओ देख लो एक बार, केपीओ समझ लो और मुझे बताओ पढ़ के हुआ क्या सर, कुछ लिख पाओगे क्या? कमेंट करो यस और नो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस और नो कमेंट करो। डन डन डना डन डन डना डन, यस सर, डन डन डन। हो गया हो गया हो गया, यस सर, डन। एडवांटेज दोस्तों, थोड़ा कॉमन सेंस से आप एडवांटेज लिखने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि आपका आराम से सारी ही चीजें हो जाएगी करके। इसमें से कोई डरने की बात है ही नहीं। कॉस्ट को रिड्यूस करना है और यह आराम से होगा। एक्सेस टू प्रोफेशनल सर्विस एट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। बेसिक जो आपने किया हुआ है ना आउटसोर्सिंग का एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज, उसी पॉइंट को लिखिए, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। हाँ, बट क्योंकि एक केपीओ है तो केपीओ के कुछ तो पॉइंट लिखना, जैसे स्किल वर्कफोर्स, हायर स्किल एम्प्लॉय फ्रॉम स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आप लोग क्योंकि यहाँ पे कोर चीज को आउटसोर्स कर रहे हो तो जो हायर करोगे वो लोग कैसे रहेंगे? नॉर्मल नहीं, वो बहुत स्किल पर्सन रहेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट, हाई एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये याद रखो यार, आप लोगों को हाई एंड सर्विस मिल रहा है लेकिन कॉस्ट भी क्या है आपका? लो। और क्योंकि ज्यादा काम बढ़ रहा है, लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है, उनके कंट्री दूसरे कंट्री से जॉब मिल रहे हैं, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा। और एचआर एंड टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड टाइम। लोग अपने हिसाब से फ्रीलांसिंग जैसा काम करेंगे, फ्रीलांसर जैसा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी है ह्यूमन रिसोर्स और टाइम को लेके। बस इतने कुछ कीवर्ड याद रखिएगा, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। केपीओ सर कोई दुनिया से बाहर से नहीं आया हुआ है। इसमें 4 पॉइंट, 4-5 पॉइंट है डिसएडवांटेज के। सबसे पहला है, क्योंकि आप अपने बिजनेस का कोर एक्टिविटी इशू आउटसोर्स कर रहे हो तो सिक्योरिटी का कंसर्न है, पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो नॉर्मल सर वही था जो हमने पढ़ा है डिसएडवांटेज। बस केपीओ नहीं किया तो डरो मत। ठीक है, अनसर्टनिटी वर्क क्वालिटी, ये भी तो हमने पढ़ा था सर डिसएडवांटेज में। थर्ड पार्टी को सौंप रहे तो हमें उन पे काम पे कैसे भरोसा रखे। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय कैरेक्टर एंड वर्क क्वालिटी, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है। अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता कि अच्छा काम होगा कि बुरा। डिसएडवांटेज में बस गलत गलत नेगेटिव बातें बोलनी है। टाइम कंज्यूमिंग, केपीओ मे नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट। ये हो सकता है स्टडी करे, समझे और फिर आपको ज्ञान दे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप हाई लेवल कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स कर रहे हो, तो समझाने में और सामने से आंसर मिलने में बहुत वक्त लगता है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। फिर कम्युनिकेशन बैरियर, लीगल, लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंसेस में लेड टू कॉम्प्लिकेशन। है ना, आपने ऑस्ट्रेलिया में आउटसोर्स किया है नॉलेज प्रोसेस,
ऑस्ट्रेलिया के कायदे अलग है, लीगल लीगल डिफरेंसेस, उसको पहले भारत की चीजें समझनी पड़ेंगे। लैंग्वेजेस, हमारा चीज अलग है, हम कल्चर, हमारा कल्चर अलग, तो ये बहुत सारी चीजें ना, लीगल, लैंग्वेज, कल्चर, आप देखो टेक्स्ट बुक में ये कहां पे लिखना है, लेकिन केपीओ में लिखना है बेटा, डिसएडवांटेज कम्युनिकेशन बैरियर में, और ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेंगे। लैंग्वेज बैरियर, इसी को लेके वापस आ गए हम लैंग्वेज को, कैन लीड टू रिड्यूस कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, है ना। हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, मारवाड़ी में जो तुम्हारा लीगल नॉर्मल लैंग्वेज, उसमें अपन बहुत बड़बड़ करते हैं। एक दिन दोस्त बोलो कि अपन कंपलसरी इंग्लिश में बात करेंगे, बैरियर समझेगा तुम्हें, तो अपन से बोलते हैं या ओके ओके, यस, नो, इन 4-5 शब्दों के लिए अलावा क्या बोल रहे हैं हम लोग, अचानक से कम्युनिकेशन शांत हो जाता है सर। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है तो है। इंग्लिश में इतना एफिशिएंसी कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को नहीं है तो नहीं है। बट अगर आउटसोर्स किया, ऑफशोर की बात करो, दूसरे कंट्री में गया, तो ये दिक्कत होती है और ये डिसएडवांटेज है दोस्तों, बस ये याद रखिए। केपीओ में खत्म, तो आपका बीपीओ हुआ, केपीओ हुआ। अब बात करते, समझ लेते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग नाम में ही बहुत सारी चीजें हैं। लीगल, इस टाइप ऑफ केपीओ याद रखना, ये अपने देखो, केपीओ बीपीओ का अपसेट था, सबसेट था, केपीओ बीपीओ का सबसेट था। लेकिन नॉलेज में जब सिर्फ हम लीगल लॉ का ही नॉलेज शेयर करेंगे, सिर्फ लीगल, तो उसे क्या कहा जाएगा? एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एलपीओ किसका टाइप है? केपीओ का। फोकस ऑन आउटसोर्सिंग लीगल सर्विसेज, किस पे फोकस होता है? सिर्फ लीगल सर्विसेज, स्पेसिफिकली लीगल सर्विसेज, तो इसलिए वो केपीओ का टाइप है। नॉलेज की बात है, बट सिर्फ लॉ से रिलेटेड, लीगल मैटर से रिलेटेड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी, लीगल रिसर्च, डिवाइसेस वगैरह वगैरह। लॉ फर्म और कॉर्पोरेशन ऑब्टेन लीगल सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल लीगल सर्विस प्रोवाइडर, ऑफन इन often in countries like India where cost of service is significantly lower। बाहर के लोगों को पता है कि भारत में बहुत होशियार लोग हैं और हमें यहाँ पे सस्ते में सर्विस भी मिल जाएगा, तो वो लोग इंडिया में आउटसोर्स करते हैं। बट कौन सा? एलपीओ में क्या लिखने का? जब लीगल मैटर सिर्फ आउटसोर्स होगी। कौन से मैटर? लीगल। ये टाइप ऑफ केपीओ, ये तो लिखना ही लिखना। एलपीओ इज अ टाइप ऑफ केपीओ, नॉलेज प्रोसेस जैसा है, बट कौन सा नॉलेज? ओनली लीगल मैटर। खत्म हो गया। मीनिंग, LPO involve outsourcing legal functions such as document review, legal research, drafting in brief. It has grown rapidly in countries like India due to cost saving and efficiency। भारत में कम कॉस्ट पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे और उनके पास दिमाग भी होगा, इसलिए ये सर्विस बढ़ रहा है। याद रखना, ये हो गया बेटा डॉक्यूमेंट रिव्यू, लीगल रिसर्च और ड्राफ्टिंग, ये 3 वर्ड याद रखना करके। हो गया। क्या दिक्कत था केपीओ बीपीओ एलपीओ में? जब आज समझ रहे हो तो सब ध्यान में आ रहा है, ठीक है। मैं भी थोड़ा एनर्जी कम रहे बेटा, थोड़ा तबियत डाउन है इसलिए, बट उम्मीद है आपको समझ रहा है। ओके, इंग्लिश दिन भर में पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब चीज होगी। ये समझ रहा है यहां तक? चलो, अब 2 सवाल बचते। एडवांटेज आप देखिए जरा, बार बार एडवांटेज सेम आ रहे कि कॉस्ट सेविंग होगा, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन कॉस्ट, आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन, बस आपको नाम बदल देना है कि आपने लीगल फंक्शन की, अल्टीमेटली कॉस्ट तो रिड्यूस ही होने वाला है। दूसरा, एक्सेस टू एक्सपर्टीज, ये हम केपीओ में भी वही लिख रहे थे। ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है सर? ऑर्गेनाइजेशन गेन एक्सेस टू, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन गेन एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड लीगल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टीज। नीश मतलब उसी एरिया के एक्सपर्ट को आप सर्विस आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है। तो ये एडवांटेज है कि आपको एक्सपर्ट लोग मिल रहे हैं। फिर फ्लेक्सिबल स्टाफ, कोई परमानेंट आपको एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्ट्रैक्ट टैग का एक्सपर्ट चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट के पास जाइए, सेल ऑफ गुड्स वाला चाहिए तो सेल ऑफ के पास जाइए, बिल्डर लाइन का चाहिए तो बिल्डर के पास जाइए, मतलब बिल्डर लाइन के एक्सपर्ट के पास जाइए, तो आपका वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है। क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इन स्टाफिंग एंड रिड्यूस ओवरहेड, मतलब आपका खर्चा कम होगा। 3 ही एडवांटेज है, ज्यादा और बाकी लिखना आप लिखिए ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वगैरह वगैरह फेंकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्क्स मिलेंगे। और डिसएडवांटेज सर कितने हैं यहाँ पे? 4 डिसएडवांटेज है। पहला, ऑथेंटिसिटी कंसर्न, शेयरिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विद एक्सटर्नल वेंडर कैन बी रिस्की। वाह, ये तो कॉमन सेंस ही बोल सकते थे। जिस बच्चों को ये समझा एलपीओ मतलब लीगल मैटर है, डॉक्यूमेंट रिव्यू है, तो डिसएडवांटेज में बराबर लिखेगा कि आप अगर अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर कर रहे हो, एक्सटर्नल वेंडर के साथ, तो रिस्की होगा, हो सकता है आपका कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए। इन डेप्थ लीगल नॉलेज, एक्सटर्नल वेंडर में लैक ऑफ डिटेल नॉलेज ऑफ रिलेवेंट लॉज,
आप उससे ये सोच के दे रहे हो कि यार वो तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, बट हो सकता है उसने फेक प्रोफाइल बनाई हो या उसमें वो चीजें पता ही ना हो। तो इनडेप्थ नॉलेज ना होना, लैक ऑफ इनडेप्थ नॉलेज, ये डिसएडवांटेज है। और लास्ट में कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर। बेटा ये तो केपीओ में भी था, और केपीओ और एलपीओ ये सेम ही तो है। एलपीओ टाइप है किसका? केपीओ का। बस यहाँ पे लीगल मैटर जाते तो डिसएडवांटेज भी सेम ही रहेंगे। कम्युनिकेशन इशू में अराइज बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम्स। लोगों का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों बात कर रहे हैं, बट वो कम्युनिकेशन और कल्चर का इतना डिफरेंसेस है कि वो समझ ही नहीं पा रहे एक दूसरे को। ठीक है। जियोग्राफिकल चैलेंज, डिस्टेंस बिटवीन फर्म्स एंड क्लाइंट क्रिएट डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेशन। ये लिख दिया तो भी चलेगा। टाइम टाइम जोन वाला पॉइंट। बस दैट्स ऑल। एक बार रीड कीजिएगा और आपका केपीओ, बीपीओ, एलपीओ खत्म। पूरा चार्ट खत्म। ये आपको ऐप पे मिल जाएगा। 10 में से 10 मार्क्स डन। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप इसमें एक डिफरेंस है जो आराम से कीजिएगा, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ और केपीओ। बीपीओ रेफर्स टू आउटसोर्सिंग क्या बेटा? नॉन प्राइमरी एक्टिविटी। नॉन कोर एक्टिविटी कौन? आईएमपी। इसको अभी मैं लर्न करवा रहा हूँ। लास्ट ऐसे तो लेक्चर खत्म है, लेकिन फिर भी आप अगर बोलो कि सर इंपॉर्टेंट दो ना, तो ये वाला डिफरेंस आप कीजिए। बीपीओ नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स करते थे, जबकि हम देखेंगे KPO is another kind of outsourcing, whereby functions related to knowledge and information are outsourced third party service provider. KPO में क्या होगा बेटा? नॉलेज रिलेटेड बेस्ट इंफॉर्मेशन, मतलब कोर कोर फंक्शन आउटसोर्स होने वाला। ये तो याद रखो बेटा। बीपीओ लेस कॉम्प्लेक्स है, केपीओ मोर कॉम्प्लेक्स है। बीपीओ रिक्वायर प्रोसेस एक्सपर्ट, P फॉर प्रोसेस। केपीओ रिक्वायर्ड नॉलेज एक्सपर्ट, K फॉर नॉलेज। तो ये तो इससे ही आ गया। बी P फॉर प्रोसेस, K फॉर नॉलेज। ये 2 पॉइंट तो इजी कि नहीं बेटा? ये हो गए कि नहीं हो गए? कॉम्प्लेक्स कौन लेस कॉम्प्लेक्स है? बीपीओ। क्या मोर कॉम्प्लेक्स है? केपीओ। क्या रिक्वायरमेंट है? बीपीओ में प्रोसेस एक्सपर्ट रिक्वायर है और केपीओ में नॉलेज एक्सपर्ट रिक्वायर है। टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉय। बीपीओ रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा बोल लिया तो भी चलेगा, कॉलिंग तो करना है भाई। कॉल करो, इंफॉर्मेशन दो, गुड कम्युनिकेशन चल जाएगा। लेकिन केपीओ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज जरूरी है। कोई भी एरा गैरा काम नहीं कर पाएगा, एक्सपर्टीज होना चाहिए। फोकस, बीपीओ फोकस ऑन लो लेवल प्रोसेस, केपीओ फोकस ऑन हाई लेवल प्रोसेस। तो इतना रैंडमली कुछ भी लिख, मतलब 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आया तो। एक बार रीड करो दोस्तों। मेरा यहाँ पे आपको दिया गया जो वादा था वो मैंने कंप्लीट किया है। ओके। 1 4 7 8 फिफ्थ, 8 में से 5 चैप्टर और दूसरा चैप्टर अपने प्लेलिस्ट में है। जरा देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, वो देखिएगा तो आप लोगों को समझ पाएगा कि कोई टेंशन ही नहीं है। चैप्टर 2 कैसे करें? एक दिन में एक पॉइंट बेटा, और प्लेलिस्ट देख के करो, खत्म होगा। और फ्लो चार्ट पढ़ो जो आपको ऐप में दिए हुए हैं। तो चैप्टर 5 इज डन। ओके, क्लियर है सर, थैंक यू। इनको ओरल से भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। ठीक है, चलो तो दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को लेटेस्ट, आपको क्वेश्चन वाइज वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन 1 वन शॉट वीडियो अपना देखना है। क्वेश्चन 3 केस स्टडी का वन शॉट वीडियो देखना है। क्वेश्चन 4 अवेलेबल है। क्वेश्चन 8 का काम हो चुका है। क्वेश्चन 2 पेपर वो डिफाइंड टर्म वाला वो भी हमने कर लिया है। जब जब ये और ये आपको 4 तो मिल ही जाएंगे। जितना हमने चैप्टर किया वहां से 4 आने आने बेटा। उसका ये आउटसोर्सिंग भी आ जाता है, डिफाइन करो। अब आपने बेसिक भी लिख लिया इस नोट्स में, तो भी आपको 2 में से 2 मिलेंगे। कोर एक्टिविटी आउटसोर्स, नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स करते हैं ताकि कोर एक्टिविटी में फोकस हो, कॉस्ट रिड्यूस हो। ये बेनिफिट लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखो, 5 क्वेश्चन तो आपका 50-60 मार्क्स का पेपर तो इधर ही हो गया। फिर जस्टिफाई वगैरह में जब जब मैंने 8वां चौथा चैप्टर कराया तो जस्टिफाई भी आपको कराए थे कि कैसे आपको लिखना है। तो आपका उसी का पेपर अच्छा ही जाने वाला है। चैप्टर 1 हुआ, 4 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 5th हुआ, सेकंड का भी मैंने प्लेलिस्ट दिया है, वो देखिए, आपको समझेगा। अगर मैं यहाँ पे वेटेज की बात करूं, ठीक है, तो 10 मार्क्स पहला, 27 मार्क्स फोर्थ, 17 मार्क्स 7, 20 मार्क्स 8, 10 मार्क्स आपका चैप्टर नंबर 5,
और 15 मार्क्स आपका चैप्टर नंबर 2 जो प्लेलिस्ट से कीजिए। अब क्या बच गया है? चैप्टर 3 जिसका वेटेज 5 मार्क्स है और चैप्टर 6 जो अच्छा वेटेज रखता है, बट वो ऑब्जेक्टिव के तो भी चलेगी और बहुत ईजी है वैसे तो, बट बहुत बड़ा चैप्टर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ये कस्टमर, इन्वेस्टर, कंपनी, फलाना ढिकना, बहुत सारी बातें। ठीक है, तो इतना मैंने करा दिया है, क्योंकि अब कल 8 तारीख है, 9, 10, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो शायद अब ये उसी का लाइव लेक्चर लेने में अभी कोई सेंस नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहो मैं कुछ और अलग कर पाया तो वो करूंगा डेफिनेटली, लेकिन अब आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, 5 चैप्टर डन है, पढ़िए और एक दिन पहले तो मिलूंगा ही। जैसे आपका हिंदी का पेपर हो जाए उसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच सर, लाइव लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू मैडम। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप सीए, सीएस, सीए में कर रहे हो तो डेफिनेटली जुड़िएगा। 12वीं के बाद आपके करियर को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी, और उन कोर्स को सिंप्लीफाई करने की जिम्मेदारी भी मेरी। ठीक है, या अपने दोस्त को ही सीए, सीएस, सीए में करे, उन्हें जरूर बताइएगा। 10 से 19 मार्च के बीच में हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन के। ठीक है, तो वर्ड ऑफ माउथ प्लीज फैलाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।